हेलो दोस्तों, इट इज़ 10th ऑफ फेब 2026। तो बात करते हैं दुनिया भर के मार्केट्स की। कहीं पे कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, सब जगह पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव था पूरे एशियन कंट्रीज़ का अगर हम बात करें। खास करके जापान की बात करनी पड़ेगी। मैंने कल बोला था वहाँ पे नए पीएम आए हैं, तो वहाँ पे 2.2 का ग्रोथ देखने को मिला। जापानीज़ मार्केट में ये बहुत बड़ा ग्रोथ माना जाता है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है कि जापान ने एक्सेप्ट करा है कि वो लोग अपना पूरा का पूरा ऑयल जो है खरीदेंगे यूएस से। कौन सा? वेनेजुएलन ऑयल। वो कौन सा वाला ऑयल है जो यूएस ने वेनेजुएला से छीना है। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश और यूएस का जो डील हुआ है वो 19% टैरिफ पे हुआ है। उसमें एक कंसेशन मिला है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को बोला गया है कि अगर आप कॉटन यूएस से इंपोर्ट करते हो और फिर वहां पे कोई भी टेक्सटाइल्स बनाते हो तो आपको जीरो ड्यूटी लगेगा। मतलब वो वाले कॉटन पे या वो वाली टेक्सटाइल्स पे बांग्लादेश को कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। और वहीं पे इंडिया को कितना टैरिफ लगेगा? 18%। दिस इज ह्यूज। मतलब यहाँ पे कंपटीशन किल हो जाता है। हम जहाँ पे एक साइड में खुश हैं कि इंडिया ने यूएस के साथ बहुत अच्छा ट्रेड डील करा है, वहाँ पे अगर कंपटीशन, हमारा कंपटीशन ऐसी डील्स करेगा तो हमारे टेक्सटाइल्स तो खराब होंगे ही होंगे। इट्स नॉट एन अब्सोल्यूट टर्म कि आपका टैरिफ कितना है, इट्स अ टर्म कि आपके कंपटीटर का भी कितना है। तो और एक चीज़, इंडिया में जो हमने यूएस को बोला है हम आपसे 500 बिलियन का चीज़ें खरीदेंगे। 500 बिलियन। हालांकि अभी के टाइम पे हम उनसे 3-4 बिलियन ही चीज़ें खरीदते हैं। तो वो क्या खरीदने वाले हैं अभी तो कोई बड़ी क्लैरिटी नहीं है कि एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ वो हमसे खरीदवा रहे हैं चीज़ें। क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, इंडिया है, कि हम लोग 65% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। मतलब हमारी पूरी कमाई वहीं से आती है। और वहीं पे अगर यूएस जैसी कंट्री हमारी कंपटीशन में आ जाए, हमारी इंटरनल में आके कंपटीशन में आ जाए, तो हम लोग उसका डिफेंस कैसे करेंगे? और एक चीज़ सोचने लायक है, बांग्लादेश इंडिया से भी कॉटन इंपोर्ट करता था और उसी के टेक्सटाइल्स बना के यूएस बेचता था। अब वो क्या प्रेफर करेगा, इंडिया से या यूएस से, जहां पे उसको जीरो ड्यूटी लगेगा? और यूएस का गेम भी समझो। एज इंडिया एंड बांग्लादेश आर नेबर्स, ये आपस में ट्रेड नहीं करने वाले, दोनों यूएस के साथ ट्रेड करेंगे। गेम बहुत खतरनाक खेलता है यूएसए। तो आपको समझना पड़ता है कि वो जियो पॉलिटिक्स में कैसे घुसता है, वो कैसे दो कंट्रीज के बीच में जाता है और उनके बीच में दरार डाल के उन दोनों के साथ ट्रेड कैसे करता है। ये वो करता आ रहा है, ये वो करता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं क्रिप्टो की। और क्रिप्टो में कोई बड़ी चेंज नहीं आई। माइकल स्लेयर जैसे लोग जो हैं वो अभी भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं और अपना जखीरा जो है बढ़ा रहे हैं। रही बात गोल्ड और सिल्वर की, आज सुबह सुबह गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़े थे, लेकिन अल्टीमेटली शाम को मार्केट बंद होते होते तक वो दोनों ही नीचे आ गए, ऑलमोस्ट जीरो पे आ गए। और जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी वो दोनों नेगेटिव में हैं। और एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि इंडिया में जितने लोगों ने इक्विटी खरीदी है उससे ज़्यादा का जनवरी के महीने में उन्होंने गोल्ड ईटीएफ खरीदा है। आप समझ सकते हैं कि हमारा इंक्लिनेशन किस साइड है, गोल्ड की तरफ या इक्विटी की तरफ, इवन इन द स्टॉक मार्केट। उसके बाद बात करते हैं अदानी और यूएस की। बहुत गहरी दोस्ती है ना अदानी, ठीक। पहले एसईसी ने उसको पकड़ा 2022-23 में और उसके बाद कंटिन्यूसली केस चलते रहे। और आज के दिन यूएस ने इंडिया को बोला है कि आप हमें डिटेल्स दो कि अदानी जो है ईरान वाला ऑयल खरीदा है क्या, हमें डिटेल्स दो। वो ना इस पे अलग से अब दूसरी साइड से अटैक कर रहे हैं कि हाँ तुमने ईरान से तेल खरीदा है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन निफ्टी की। तो सारे के सारे इंडेक्स थोड़ा ही सही पॉजिटिव तो थे। तो ऊपर होने के ड्राइवर्स क्या हैं पता ही है आपको कि कुछ कंपनीज के कल से रिजल्ट्स आए हैं, वो अच्छे आए हैं। और एफआईआईज अभी तक फरवरी में नेट बायर्स रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडेक्सेस अभी भी स्टेबल है। स्टॉक्स आपके स्टेबल हैं या नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, इंडेक्सेस स्टेबल है। अब बात करते हैं एक और इमोशनल इशू पे।
राजपाल यादव, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी आपने उनकी, बहुत सारी मूवीज़ में आए हैं। कॉमेडी किंग मैं उनको मानता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। उनके एक केस चल रहा है, आपने भी न्यूज़ में यहाँ वहाँ से सुना होगा। उनका एक केस चल रहा है 2010 का, जब उन्होंने कोई एक मूवी बनाई थी। उस मूवी बनाने के लिए उन्होंने पैसे लगाए थे, यहाँ वहाँ से पैसे उठाए थे, अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस। जब वो अपनी करियर के बहुत अच्छी स्टेज पे थे तो लोग क्या बोलते हैं, आप इसको अपने साथ भी कोरिलेट कर सकते हो। लोग आपको क्या बोलते हैं, अरे यार तू तो ज़बरदस्त कर रहा है, ज़बरदस्त काम कर रहा है, तूने ये भी कर दिया वो भी कर, तुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। लोगों ने उसको भी सजेस्ट करा कि आपको अब मूवीज़ बनानी चाहिए। तो उसने भी मूवी बना डाली और वो सुपर फ्लॉप रही। जैसे आपको और मेरे को कोई बोलेगा तुम्हें ना आप बिजनेस करना चाहिए बड़ा वाला अच्छा वाला, और हम क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे बिजनेस करने के लिए या ज़मीन खरीदने के लिए। और जो ही हमें पता चला कि ये फ्लॉप शो है, हम लोग क्या आ जाएंगे रोड पे। सजेशन देने वाले आपको कभी पीछा नहीं छोड़ते, फ्री की सजेशंस मिलती रहती हैं। और जो ही आप उन पे एक्ट अपॉन करते हो, तो राजपाल यादव के साथ फिर क्या हुआ समझिए। उसके बाद वो उनके चेक्स आते रहे और वो बाउंस होते रहे, ये पेमेंट कर ना पाए पूरा का पूरा। 2020 में 19 में उनको फिर मिला था कि नहीं अब आपको पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल होगी। लेकिन अभी तक उनका क्लैरिटी नहीं आ रहा कि उनके चेक्स नहीं क्लियर हो रहे। और आज के दिन उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा खुद को, क्योंकि उनको 6 महीने अराउंड की सजा हुई है, तो उनको उतने टाइम जेल में रहना पड़ेगा। अब उनके बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, भाई हम आपकी फैमिली को ना, जितनी देर आप जेल में हो हम आपकी फैमिली को इतना पैसा देंगे, 2 लाख 5 लाख 10 लाख। और कुछ लोग आ रहे हैं नहीं हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे। और वहीं पे कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं हमने इतना दिया और उतना दिया, लेकिन अल्टीमेटली दिया किसने, किसी ने कुछ नहीं दिया। और कुछ लोग ये वादे कर रहे हैं कि जब तुम जेल से छूटोगे मैं तुम्हें मूवी दे दूंगा, मैं तुम्हें रोल्स दे दूंगा। जिनके पास खुद मूवीज नहीं है, खुद रोल्स नहीं है, वो उनके साथ खुद को न्यूज में रखने के लिए हमदर्दी जता रहे हैं। उनके फैमिली को 1 2 4 लाख दे रहे हैं ताकि तब तक वो अपने खर्चे चलाते रहे। यही होता है जब आप करियर में अच्छी पोजीशन पे होते हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि तुम्हें इस काम में पैसा लगाना चाहिए, यहाँ पे वहाँ पे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो ही आपकी कैपेसिटी से बाहर आप काम करते हो और आपको पता चलता है शो फ्लॉप था, और आप एकदम से अपनी औकात में वापस आते हो, लेकिन वो औकात क्या होती है कि आप औकात से बहुत नीचे गिरते हो क्योंकि कर्जा इतना आ चुका है। और फिर वो लोग न्यूज़ में आने के लिए बोलते हैं, लोगों को बोलते रहते हैं कि भाई मैंने तो ऐसे बोला था, मैंने हेल्पिंग हैंड भी आगे बढ़ाया था, मैंने ऐसे भी करा था। लेकिन अल्टीमेटली होता वही है कि आप फंसते हो, आप और मेरे जैसे लोग फंसते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं तुम्हें ज़बरदस्ती का इन्वेस्टर बनना चाहिए, यार मेरे को नहीं आती, अरे यार इसमें ना रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, तुम्हें ज़मीन खरीदनी चाहिए, मुझे नहीं आता, नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें बिजनेस कर। तो लोग आते रहते हैं। You shall avoid the news, you shall do what you are best at, then only you can succeed in your life. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल को और फॉलो करिए मुझे। थैंक यू।